प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कला विषय के अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग कला के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, कला के जो तत्व होते हैं, कला विषय के बारे में जानने से पहले, कला बनाने से पहले हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि कला के तत्व कौन कौन हैं और क्यों हैं, और इन्हें कला के तत्वों के अंतर्गत क्यों रखा गया है। चले अच्छा, आज हम लोग सबसे पहले कला के तत्वों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अगली कक्षा में, या अगर आज ही कक्षा में संभव हो गया तो इसी कक्षा में ही इनके बारे में आप लोगों को विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो कला के तत्वों में सबसे पहला तत्व होता है अंतराल, जिसको हम स्पेस कहते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोग स्पेस को अच्छी तरह समझते भी होंगे कि स्पेस क्या होता है। हिंदी शायद कम समझ में आए, बट स्पेस का मतलब होता है जगह। जो खाली जगह होती है उसे स्पेस कहा जाता है। और दूसरा तत्व है रेखा, मतलब लाइन, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेखा के बिना, किसी भी रेखा या किसी भी लाइन के बिना, चाहे वो लाइन कैसी भी हो, उसके बिना कोई भी कला बना पाना संभव नहीं है। इसलिए यह कला के तत्वों में ये भी एक तत्व है। नंबर 3 पे आकृति, इसको फॉर्म कहते हैं। आकृति, रूप या आकार, इसको रूप भी कहते हैं, आकार भी कहते हैं, आकृति भी कहते हैं। ये सब आपके फॉर्म है। चौथे नंबर पर है आपका रंग। इसको कला की भाषा में वर्ण भी कहा जाता है, और जिसे अंग्रेजी में कलर कहा जाता है। कलर की स्पेलिंग शायद आप लोगों को लगे कि मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे कलर की जो स्पेलिंग है, अक्सर कलर की स्पेलिंग लोग COLOUR लिखते हैं, बट कलर की स्पेलिंग COLOR भी होती है। ठीक है बच्चों। और 5वें नंबर पर है तान। तान का मतलब होता है टोन। टोन, जिसको रंगत भी कहते हैं। तान को रंगत भी कहते हैं। रंगत का तात्पर्य रंगों के उस आभा से या उस टोन से कह सकते हैं, जो कि जैसे शेड्स होते हैं, शेड्स को भी आप रंगत कह सकते हैं। जैसे किसी रंग का यदि टोन बनाते हैं आप डार्क और लाइट में, तो वह उसकी टोन कहलाती है। इसको तान कहते हैं। और 6वें नंबर पर है आपका वयन। वयन, इसको पोत भी कहते हैं, और समझने के लिए आसान भाषा में इसको टेक्सचर भी कहते हैं। जो टेक्सचर जो होता है, जैसे सतह, कहीं की सतह चिकनी होती है, कहीं की सतह खुरदुरी होती है, कहीं की सतह ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है। तो मतलब कई तरह की सतह होती है, और ये सतह जो है, यह 6वां तत्व है हमारे कला के तत्वों का। ठीक है बच्चों। तो चलें, अब हम सबसे पहले स्पेस को समझ लेते हैं कि आखिर ये स्पेस है क्या चीज़, और इसका प्रयोग किस तरह से होता है। ठीक है। तो स्पेस, सबसे पहले हम आज स्पेस पर चर्चा करेंगे। स्पेस क्या है? स्पेस मतलब अंतराल। अंतराल, जैसे कि कला के तत्वों में, कला में इसका उपयोग कहाँ आता है? जैसे कि यदि आपके सामने एक बाल्टी और एक गिलास रख दिया जाए, और अब अंतराल, अब यही है अंतराल, या इसको आप अनुपात के रूप में भी समझ सकते हैं और आकृति के रूप में भी समझ सकते हैं। लेकिन संबंध इनका एक दूसरे से है। कला के सभी तत्वों का संबंध एक दूसरे से है। और जैसे कि यदि आप बाल्टी और गिलास एक साथ रख दिए, तो बाल्टी के साथ में यदि गिलास रखते हैं, तो बाल्टी और गिलास के बीच में कुछ तो डिस्टेंस मायने रखता है, कुछ तो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो वह जो डिस्टेंस होता है, वह जो दूरी होती है, और साथ ही स्पेस, जैसे कि यदि कोई आदमी अगर दीवार से सट के खड़ा हो,
सट कर खड़ा होने का तात्पर्य हमारा है, जैसे कि यदि आप दीवार से सट कर और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो तो देख करके लोगों को लगेगा अरे बड़ा अजीब लग रहा है भाई, यह दीवार से सटा के मुँह सटा के क्यों खड़ा है। यदि आप पीठ सटा के खड़े हो जाते हैं तो शायद एक बार लोग कहेंगे कि चलिए भाई दीवार के सहारे खड़ा है बंदा, बट लेकिन ज्यों ही आप दीवार की तरफ मुँह करके और दीवार में सटा कर के मुँह खड़े होंगे तो लोगों को अजीब लगेगा। तो यह होता है कि मतलब जो इंसान है, जो आदमी खड़ा है दीवार से मुँह सटा करके, उसका अजीब इसलिए लग रहा है कि इंसान के आगे की जगह हमेशा खाली होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जिधर उसका आगे का हिस्सा होता है उधर ही तो आगे बढ़ता है। तो जिधर इंसान आगे बढ़ता है उधर खाली जगह रहेगी। कोई इंसान उल्टा तो चलता नहीं पीछे, कोई उल्टा भी चलता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि ये जो अंतराल है, स्पेस है, या जो आदमी के आगे जो जगह होती है उस जगह का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के कारण ही इस अंतराल को कला के तत्वों में शामिल किया गया है। लेकिन यदि वही इंसान अगर दीवार में पीठ सटा के खड़ा हो तो जरा सा भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि उसके आगे के हिस्से में जगह पूरी खाली है, सामने खाली है, भीड़ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दीवार एक स्थिर चीज़ है जो कि कभी नहीं हट सकती है, तो उधर में मुँह सटा के खड़े होने का मतलब है कि अजीब लगता है। जो कि जहाँ तक मेरा अनुमान है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे अंतराल को अच्छी तरह से। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि अंतराल को जब भी हम किसी चीज़ को रखते हैं, चाहे हम अपने चित्रों में शामिल करें, चाहे कहीं भी उसका उपयोग करें खड़े होने में या अपने दैनिक जीवन में भी, तो इसका उपयोग हम अच्छे से करेंगे कि हम जब खड़े हों तो किस तरह से खड़े हों, या हम जब चित्र बना रहे हैं तो अगर चित्र जैसे बात भाई आपको एक पेपर A4 साइज का एक पेपर दे दिया गया और इस पेपर में आपसे कहा गया कि आप एक बाल्टी बनाइए, और बाल्टी आपने नीचे का पूरा हिस्सा छोड़ करके पेपर का और ऊपर के एकदम हिस्से में यदि आप बाल्टी बना रहे हैं और ऊपर में एकदम जो पेपर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक यदि आप बाल्टी बना रहे हैं, तो आपके बाल्टी का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह से ऊपर सट जाता है, नीचे खाली नहीं दिखता। उदाहरण स्वरूप हमें जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे बाय द वे मैंने ये इतना बड़ा पेपर आपके सामने रख दिया और इस पेपर पर यदि मैं आपको एक छोटी सी बाल्टी या गिलास ही मान लीजिए कि एक छोटा सा गिलास बनाने के लिए कहूँ, और आप क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आपने गिलास ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने गिलास को ड्रॉ किया, तो आपको ये हिस्सा कुछ अजीब नहीं लग रहा है, ये हिस्सा अजीब लग रहा है। अगर यही गिलास अगर यहाँ इस हिस्से में ऐसे होती तो ये शायद कुछ अच्छा लगता, और ये नीचे का हिस्सा यदि पूरी तरह से ज़मीन में अगर सट भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे का हिस्सा अगर सट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा यदि ऊपर जा कर के यहाँ सट जाए तो अजीब लगता है। तो तात्पर्य हमारे ये है कि यह जो अंतराल है, यहाँ से यहाँ तक का यह जो अंतराल है, इस गिलास के आगे के हिस्से का, इस साइड के हिस्से का, इधर के हिस्से का, यही और नीचे का ये जो हिस्सा है, यही है अंतराल। किसी भी चित्र में जब हम किसी चित्र को बना रहे होते हैं तो इसका जो इसके इस वस्तु के लिए इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी जगह हम छोड़ते हैं या रखते हैं, जो कि वह जगह जो इस वस्तु की खूबसूरती में चार चांद लगा दे या इसकी शोभा बढ़ा दे, उसे ही अंतराल कहा जाता है। शायद बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कला के हम दूसरे तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। कला का जो दूसरा तत्व है ये है
रेखा मतलब लाइन। रेखा, रेखाओं का क्या महत्व है कला में? सबसे बड़ी चीज देखिए, समझें, रेखाएं खड़ी भी होती हैं, रेखाएं पड़ी भी होती हैं, रेखाएं तिरछी भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, और रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं। और इतना ही नहीं, रेखाएं जिगजैग भी होती हैं, इस तरह की। अब इतनी सारी रेखाओं के बारे में भी हमें कुछ न कुछ तो जानना चाहिए। आप इन रेखाओं को देख रहे होंगे, यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं समतल रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? समतल रेखा। ये रेखा पूरी तरह से समतल रेखा है। यह रेखा समतल रेखा है। और ये जो रेखा है इसको हम खड़ी रेखा कहते हैं। इसे हम खड़ी रेखा कहते हैं। तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं और पड़ी रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं जो है यह हमारे खड़ी रेखा ही नहीं, चाहे वो रेखा किसी भी प्रकार की रेखा हो, रेखाएं हमारे विचारों को प्रदर्शित करती हैं कि हमारे विचार कैसे होते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं, यह जो इस प्रकार की ये जो रेखा है, यह इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वह पूरी तरह से इंसान के मनोभाव, मतलब इसको दृढ़ व्यक्ति कहा जाता है, यह दृढ़ व्यक्ति की पहचान होती है ये रेखा। और ये रेखा जो है, यह रेखा एक साधारण सिंपल और साधारण मनुष्य की पहचान होती है। ठीक है बच्चों, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आप लोग इन दो समझ गए होंगे। चलें अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली रेखा के बारे में समझते हैं। चलिए, अगली रेखा है तिरछी रेखा है, कोणात्मक रेखा इसको भी कहते हैं। और एक जो कि समतल से ऊपर की तरफ बढ़ती है, समतल से ऊपर की तरफ जो रेखा बढ़ती है इसे ऊर्ध्वगामी रेखाएं कहते हैं। ऊर्ध्वगामी रेखाएं हमेशा इंसान के ऊंचे विचारों और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। जिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं ऊंची होती हैं, यह रेखाएं उनके विचारों को प्रदर्शित करती हैं। जो इंसान ऐसी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उनके विचार, उनकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होती हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। परंतु यदि यही रेखाएं अगर नीचे की तरफ जाती हैं, ऐसे की तरफ, ये क्योंकि ये रेखाएं आगे जाकर के नीचे झुक रही हैं, या इधर अगर इनकी दिशा इधर होती है तो ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। क्यों? ये विपरीत दिशा में चल रही होती हैं। तो अगर इधर इनका एंगल है तब तो ये विपरीत दिशा में जा रही हैं, और इधर विपरीत सीधी दिशा में चल रही हैं तो ये नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, इनका झुकाव नीचे की तरफ है। तो यह जो रेखाएं होती हैं, जिनकी छोटी मानसिकताएं होती हैं, जिनके छोटे विचार होते हैं, जो हमेशा कभी आगे की अच्छा नहीं सोचते, जो हमेशा बुरा सोचते हैं, जिसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, यह नेगेटिव थिंकिंग के लोगों की पहचान होती है। ठीक है बेटा, तो आप लोग रेखाओं के बारे में समझ लिए, और इसके बारे में और भी रेखाएं हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक लयात्मक रेखा होती है, जो ये रेखा होती है। लयात्मक रेखा बहुत ही कोमल मनुष्य, जिनके विचार बहुत सरल होते हैं और बहुत ही सीधे साधे होते हैं, कोई उन्हें आसानी से मूर्ख बना लेता है
और वो हमेशा सबसे मिलजुल के मिलनसार व्यक्ति होते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ने पे कोई उनको डांट दे तो भी वो सब उसको सुन लेते हैं। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे मनुष्यों की पहचान कराती हैं। और एक जो रेखा होती है, जो जिगजैग रेखा होती है, ये ऐसे इंसान की पहचान कराती है जो कभी भी नीचे भी ज़रूरत पड़ने पे नीचे भी झुक जाता है, ज़रूरत पड़ने पर सर भी उठा लेता है। यह समय के अनुसार बदलता रहता है। और जो तीसरी रेखा है जिसे हम कहते हैं तो बच्चों, अगला हमारा है पॉइंट नंबर 3, जिसको हम आकृति कहते हैं, जिसको हम आकृति कहते हैं। 3 नंबर कला के तत्वों का जो तीसरा तत्व है वह है आकृति। मतलब किसी भी फॉर्म, जैसे कि यदि आपने बाल्टी, मान लीजिए सपोज करिए आपके सामने एक बाल्टी या गिलास, जैसे कोई भी तत्व है जो भी कोई आकार रखा हुआ है या रूप उसका, जिसको कह सकते हैं कि एक बाल्टी है जो आके आप देखते हैं कि ये बाल्टी है और ये बाल्टी का हिस्सा, ये मुंह इस तरह से गोला होता है, बाल्टी पूरी तरह से गोली होती है और इसका ये हिस्सा हल्का सा त्रिभुजाकार टाइप का होता है और कभी कभी बाल्टी सीधी भी होती है। तो ये इस तरह की ये बाल्टी होती है। लेकिन कला में जो फॉर्म, इसका जो फॉर्म कहते हैं कि इसका आकार किस तरह का है, तो सबसे पहले हम इसके आकार को देखेंगे तो इसकी परछाई कह सकते हैं या फिर इसके बाहरी आकार को, इसके बाह्य आकार को तुलना करते हैं, जो कि किसी आयत या किसी वर्ग से मिलता जुलता होता है। अब देखें इसको, ये आकार जो है किसी आयत की तरह लग रहा है, ये आयत है। तो यह जो अगर बाल्टी का पूरा हिस्सा बराबर है, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी अक्सर सीधी सीधी टाइप की होती है, तो वो एक वर्गाकार या आयताकार, और एक बाल्टी जो होती है जिसकी पेंदी थोड़ी कम होती है, नीचे की कम होती है और मुंह जो से ज़्यादा चौड़ा होता है, तो वो एक आकार इस तरह का, ये इस टाइप का एक शेप देती है, इसको कहते हैं आकार। उसमें जो आकार होता है वह गोला टेढ़ा ये नहीं देखा जाता कि कैसा होता है, हम उसके आकार, उसका संबंध जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत या वृत्त, इस तरह की चीज़ों से हम उसका समतुल्य मानते हैं या उससे हम उसकी तुलना करते हैं। तो इसको फॉर्म कहा जाता है कि किस टाइप का आकार है, इसका प्रकार किस तरह का है। तो इसका प्रकार हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि आपके पास एक ग्लास या थाली ले लीजिए, तो थाली जो होती है यह पूरी तरह से ये आकार होता है और ये इस तरह के आकार में थाली होती है। तो ये थाली किस टाइप की, एक छोटा एक आयताकार, ये देखिए एक छोटा आयत बना रही है इस तरह की थाली। तो हर आकृति, चाहे वो कोई भी आकृति हो, उसका कोई न कोई रूप होता है, उसका संबंध किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, अगले तत्व की तरफ, जो तत्व है आपका रंग। जहाँ तक आप सभी को पता है कि रंग के बिना कोई भी कला सृजन अधूरा होता है, तो रंगों को कला के तत्वों में अगर न रखा जाए तो ये बहुत ही इसको सोचा नहीं जा सकता है, ये कह सकते हैं आप। तो ये चौथा तत्व है आपका रंग, कलर। अब कलर के बारे में जहाँ तक हमें लगता है कि बच्चों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रंग ही जो होते हैं जो किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु जो हम बनाते हैं या ड्राइंग करते हैं उनकी पहचान देती है। इसके आगे भी अब हम रंगों के यदि गहराई से इनके बारे में सोचते हैं, तो रंग, जिस तरह से हमने रेखाओं के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराया कि रेखाएं जो होती हैं, खड़ी रेखाएं एक दृढ़ इच्छा शक्ति के मनुष्य की पहचान होती हैं, और बड़ी रेखाएं किस तरह के मनुष्य की पहचान होती हैं,
ऊर्ध्वगामी रेखाएं किस तरह के मनुष्य की पहचान होती हैं, उसी तरह से जो रंगों की पसंद होती है, जैसे हम कभी कभी अपने घर को रंगाते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो यह जो कपड़े होते हैं जो हमारी पसंद होती है, इन रंगों की भी पहचान होती है। रंग जो होते हैं, जैसे जहाँ तक हमने अष्टवाल चक्र में पिछली कक्षा में आप लोगों को अष्टवाल चक्र के बारे में समझाया था कि गर्म रंग और ठंडे रंग किस तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। तो रंगों की पहचान, जैसे यदि आप लाल रंग के शर्ट को पहन रहे हैं, आप लाल रंग के शर्ट को पहन रहे हैं और लाल रंग आपको पसंद आता है, इसका मतलब कि आप गर्म मिजाजी हैं, आपके मिजाज गर्म हैं, आप गर्म विचारधाराओं के हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, इस तरह के विचार है। और पीला रंग जो होता है या दोस्ती का प्रतीक होता है, इस तरह की बातें शायद आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन और ऐसा नहीं होता है कि यह सब बातें सिर्फ कहीं कहाई होती हैं। वास्तव में रंगों से इंसान की इसको कहते हैं गुणों को पहचाना जाता है और उनके विचारों को समझा भी जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है कि किसी आदमी का घर काले रंग से रंगवाया जाता है? नहीं, काले रंग का घर आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि काला रंग सब लोग जानते हैं, या हमेशा हमारे धर्मों में या कहीं भी आप देखेंगे तो काले रंग को हमेशा बुरा माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता। बट अक्सर जो है कि काजल लोग लगाते हैं जो शोभा बढ़ाती हैं आँखों की, लेकिन काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। तो रंगों का अपना एक गुण होता है। और जैसे कि यदि आप अपने बेडरूम में या इसमें हम सोते हैं उस कक्ष में यदि अच्छी अच्छी चीज़ों को लगाएं तो हमारे जैसे रंगों को अच्छे रंगों को लगाएं तो हमारी विचारधाराएं उस रंगों के अनुरूप धीरे धीरे ढलती हैं। इसलिए लोग मकान के रंगों को अच्छे रंगों से रंगवाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को। आप सब लोग जहाँ तक समझते हैं इस चीज़ को, तो रंगों का भी एक अच्छा खासा इतिहास है बेटा। लेकिन आप अपने स्तर से इतना ही समझ लें कि रंग भी इंसान के, मनुष्य के गुणों की पहचान कराते हैं। चलें अब हम अगले तत्व की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला तत्व, पांचवा तत्व है, पांचवा तत्व जो है ये है टोन, मतलब जिसको आप समझते हैं किसी रंग का। जैसे यदि लाल रंग में यदि आप हल्का सा सफ़ेद रंग मिला दें तो रंग तो लाल ही रहता है, बट थोड़ी सी उसकी आभा जो उसकी रंगत होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको हम गुलाबी रंग कहते हैं। लेकिन क्या उससे हम पीला मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि पीले रंग का टोन अलग होता है, लाल रंग का टोन अलग होता है। इसलिए जो रंगों के, अब मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया था बेटा कि काला और लाल, सफ़ेद, काला और सफ़ेद, ये जो दो रंग होते हैं इनको रंगों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह तटस्थ रंग कहे जाते हैं। कौन से रंग कहे जाते हैं? तटस्थ रंग। तटस्थ रंग जो होते हैं यह सभी रंगों में शामिल कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि काला रंग जो है किसी के टोन को बढ़ाता है और सफ़ेद रंग जो है यह उसकी टोन को कम करता है। ठीक है, जैसे यदि आपने लाल रंग में काला रंग मिला दिया तो एक लाल रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इसको चॉकलेटी कहते हैं। परंतु यदि आप अपने सफ़ेद मिला दिया तो ये हो जाएगा गुलाबी। तो गुलाबी रंग जो होता है यह लाल की आभा को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, लेकिन रहता वो लाल ही है। सफ़ेद और काला रंग, सफ़ेद और काला रंग जो होता है यह केवल रंगत, उसकी जो रंगतों को बढ़ाता और घटाते रहते हैं। ये इन रंगों का यही काम है, इसलिए इन रंगों को कभी भी रंगों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो यही जो रंगत होती है इसी को हम टोन कहते हैं, तान। और हमारा सबसे अंतिम और लास्ट जो कला के तत्व हैं, कला के तत्व में ये हमारा तत्व है छठा तत्व, जिसको हम कह सकते हैं को वयन, पोत,
वयन ऑब्लिक पोत ऑब्लिक इसको टेक्सचर, टेक्सचर भी कहते हैं। टेक्सचर का मतलब जहाँ तक बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे खुरदुरी जो सतह होती है, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा है कि दीवालों पर जब दीवार प्लास्टर होता है तो वो दीवार खुरदुरा होता है, और उस पर जब पुट्टी और वो पेंट लग जाता है तो दीवार आपकी चिकनी हो जाती है। तो यह जो सतह है आपके दीवार की, जो पहले खुरदुरी थी और बाद में फिर चिकनी हो जाती है, इसके पहले ईंटें की दीवार होती है, तो यही जो सतह होती है, यह जो दीवार की जो सतह है, यही सतह जो होती है इसी को टेक्सचर कहा जाता है। पहले ईंटे का टेक्सचर था, फिर बालू और सीमेंट का टेक्सचर हो गया, फिर उसके बाद जो है कि वाल पुट्टी का टेक्सचर हो गया, फिर उसके बाद पूरी तरह से जब पेंट आपने कर दिया तो वो पूरी तरह से चिकना सतह हो गई, चिकनी हो गई। तो ये जो सतह होती है इसके खुरदुरेपन, चिकनेपन, उबड़ खाबड़ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि छतों को सजाने के लिए लोग धागों में रंग लगा करके उसको मतलब ऐसे ही पोत पोत करके अलग अलग रंगों से सजाते हैं, फूल की तरह से दिखता है, तो वो भी एक टेक्सचर हुआ। ठीक है, तो रंगों को उबड़ खाबड़ बना देते हैं, तो ये सब टेक्सचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कला के 6 तत्वों के बारे में समझा। चलें अगली कक्षा में फिर आप लोगों को कला के बारे में आगे की चीज़ों को पढ़ाया जाएगा।